नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सच में अजय शुक्ला जी चंडीगढ़ से जुड़े हैं और इस वक्त दिल्ली में संसद से इलेक्शन कमीशन तक मार्च करने के लिए निकले थे, मगर उनको पुलिस ने रोका है। वो रास्ते पर बैठ के धरना दे रहे हैं। जब सांसदों को ही इलेक्शन कमीशन तक जाने नहीं दिया जा रहा है और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे वो लगा रहे हैं, तो आम जनता की स्थिति क्या होगी ये हम समझ सकते हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेजेंटेशन करके, यानी एक सीईओ की तरह प्रेजेंटेशन करके जिस प्रकार से वोट चोरी का मामला केवल एक ही असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कर्नाटक की माधेपुरा के वो जैसे उन्होंने बाहर लाया और हड़कंप मच गया है। भारतीय जनता पार्टी वाले चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई और ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। अब जब भारतीय जनता पार्टी और मोदी खुद ये कर रहे थे तब क्या कहा जाए। मगर आज हम मोदी जी वाराणसी में कैसे जीते उसके बारे में हमने अजय शुक्ला जी से अनुरोध किया था, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद जो 5 लाख वोट से पिछली बार जीते थे, 5 लाख के मार्जिन से, वो 2024 में केवल 1.5 लाख वोट से जीते और वो भी कैसे कैसे कारनामे उन्होंने करे ये हम अजय शुक्ला जी से आज जानेंगे। मेरे ख्याल से इस बार प्रधानमंत्री खुद हार जाने वाले थे, ऐसी चर्चा थी। और ऐसे चर्चे के बीच में जिस प्रकार से वोटिंग का काउंटिंग रुकवाया गया और फिर वो शुरू किया और प्रधानमंत्री जी आगे निकले, तो ये पूरी कहानी क्या है वो हमारे वरिष्ठ संपादक, देश के वरिष्ठ संपादक, अमर उजाला, जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स के हिंदुस्तान और हिंदुस्तान टाइम्स के वर्तमान में कंसल्टिंग एडिटर और द प्रिंसिपल जो यूट्यूब चैनल है उसके फाउंडर एडिटर अजय शुक्ला जी हमारे साथ आज उस पर प्रकाश डालेंगे। अजय शुक्ला जी, आपका सीधू ने सट में स्वागत है और हम अनुरोध करते हैं कि आप हमारे दर्शकों को और हमें इस पर जरा प्रकाश डालकर लाभान्वित करें। अजय जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं धन्यवाद करता हूं आपको और सभी दर्शक मित्रों को कि आपके साथ मिलने का मौका मिलता है। मैं चूंकि बचपन मेरा वाराणसी में गुजरा, मेरे पिताजी वहां पुलिस ऑफिसर थे और उस दौरान बहुत सारे लोग वहां के जो है निजी तौर पे पिताजी के मित्र रहे, क्योंकि पिताजी का व्यवहार लोगों के साथ बड़ा अच्छा रहा था और उस दौर में बहुत ज्यादा ऑफिसर्स होते नहीं थे। वाराणसी में उस समय ना आईजी की पोस्ट थी, ना डीआईजी की पोस्ट थी, सबसे बड़ा अफसर एसएसपी होता था। तो उस दौर की मैं बात बता रहा हूं, तब 80 के दशक की। तो उस समय मेरा बचपन वहां गुजरा। रोज सुबह बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना, उन्हें जल चढ़ाना और जीवन को शुरू करना। तो अब जब यह होता है तो मैं आपको बताऊं कि मैं मोदी को चूंकि निजी तौर पे जानता था, जब वो संगठन मंत्री थे, यहाँ चंडीगढ़ में इंचार्ज थे पंजाब के, हरियाणा के, और आपकी बाइक पर वो बैठ के घुमा करते थे। जी जी। तो उस दौर में मैं यहाँ अमर उजाला अखबार का ब्यूरो चीफ हुआ करता था। तो यहाँ पर चूंकि भाजपा की कोई वक़्त नहीं थी, तो उस समय में लोग उन्हें बहुत तवज्जो नहीं देते थे। तो उस वक्त में मैं उनको स्पेस देता था तो वो थोड़ा पसंद करते थे। अब क्या होता है कि उस दौरान मैंने जो देखा था, तो मैं, ठीक है, उस समय मुझे अच्छा लगा था, मैं गलत नहीं कहूंगा, मुझे लगा कि यार बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन फिर कुछ ऐसी चीजें देखी जिसके बाद मुझे लगा यार
कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिस थाली में खाए उसी में छेद करे। अब मैं बाकी चीज नहीं विस्तृत बताऊंगा क्योंकि वो निजी है किसी की, लेकिन वो देख के मैं यही कह सकता था। तो मैंने उसी तरह की उनसे फिर दूरी बनाई। लेकिन जब 2013 आया उस दौरान मुझे भी नाराजगी थी क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे खुद क्लियर नहीं थी। मैं उस समय तक एडिटर बन चुका था, लेकिन फिर भी मुझे क्लियर नहीं थी कि जो 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ और ये दुनियादारी के उठाए जा रहे हैं इनमें कितना सच है नहीं है, नेशनल हेराल्ड और सब में। लेकिन उस समय अन्ना आंदोलन चला, सब चला, तो मुझे भी लगा यार मैं चूंकि ईमानदारी की बात करता हूं तो इसके साथ खड़ा होना चाहिए। मैं खड़ा हुआ। इवन मैं नौकरी करते हुए भी, रेगुलर नौकरी कर रहा था, अब तो कंसल्टिंग एडिटर हूं, और रेगुलर नौकरी करते करते मैं उसके धरने पे बैठा और भी चीज में बैठा। तो बड़ी चीज थी, बीजेपी के लोग बहुत पसंद करते थे मुझे कि अरे आप ऐसे वैसे। बहरहाल नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाई प्रहलाद मोदी को मेरे पास भेजा, क्योंकि जब हम लोग साथ रहे थे तब मैंने उन्हें बताया था कि वाराणसी में मेरे क्या रिश्ते रहे, क्या रहा। तो 2013 में तब मेरे पास प्रहलाद मोदी आए, और प्रहलाद मोदी मेरे घर आए और करीब करीब 1.25 घंटा, मतलब 1 घंटा 45-48 मिनट मेरे साथ घर में रहे, चाय पी, बड़ी लंबी बातें हुई। कई जगह उन्होंने मुझसे वाराणसी में फोन कराया। जिनको फोन कराया था वो उन्हीं लोगों, वही लोग नरेंद्र मोदी के चुनाव के प्रस्तावक बने बाद में, क्योंकि वो इतनी बड़ी हैसियत थे। वो वाराणसी में जिसके सिर पे हाथ रख दें तो ये माना जाता था कि वही सब कुछ है। तो ऐसे लोगों का मैंने जो है बात करवाई और वो कराया। फिर अमित शाह जब भेजे गए यूपी, तो अमित शाह ने मेरे से बात की। अमित शाह को मैंने तमाम सारे लोग लखनऊ में और वहां लगाए, क्योंकि लखनऊ की जो लॉबी थी यूपी की, वो अमित शाह को नहीं एडजस्ट होने देना चाहती थी शुरुआती दौर में, क्योंकि राजनाथ सिंह को खतरा लग रहा था। उस समय राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। लेकिन वो सारी लॉबी जो है हमने उन्हें दी, जिनमें कई लोग आज बहुत बड़े पदों पे हैं, मैं कह सकता हूं यूपी में, और तमाम सारी चीजें संभाल रहे हैं। किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि आज उन्हें परेशानी ना हो, मेरे मित्र आज भी उतने ही हैं। मगर आपने आपने प्रहलाद मोदी की बात करी, वो तो अक्सर आए दिन प्रहलाद मोदी प्रकट रूप से तो मोदी की आलोचना, नरेंद्र मोदी की आलोचना करते रहते हैं। सर मेरे पास आए थे 800 मारुति कार से, आज वो चार्टर्ड प्लेन से चलते हैं, तमाम बड़ी बड़ी गाड़ियां और सब कुछ मेंटेन करते हैं। अब आप एक बात बताइए, क्या उनके यहां कभी ईडी, इनकम टैक्स, कोई चीज गई कि इतना पैसा अचानक कहां से आ गया एक राशन की दुकान वाले के पास? कोई नहीं जाएगा ना। मैं तो उस समय भी लाखों की सैलरी पाता था, तो साहब उस समय भी मुझे मतलब ये था कि तब भी मैं एक साधारण सी स्थिति ही वो करता था, क्योंकि बाकी चीजें नहीं करता था। तो आज मैं ये कह सकता हूं कि जब ये सारी चीजें हुई तो इसको देख के ये कहा जा सकता है हाथी के दांत खाने के दूसरे हैं, दिखाने के दूसरे हैं। चलिए अब मैं यहीं आ जाता हूं कि इसके बाद में उनका जो भी वो हुआ, मैं पहला व्यक्ति था उस समय जिसने लिखा था कि भाजपा की डूबती नैया के खेवनहार बनेंगे मोदी। ये शब्द मैंने अपने एडिटोरियल में लिखा था मई 2013 में। जब मई 2013 में कहीं कोई नाम नहीं था, तब आडवाणी आडवाणी चल रहा था, और उसके बाद में नरेंद्र मोदी कैसे सीएम बनाए गए और क्या है मैं आपको दिखाता हूं। कैसे योगी वगैरह सब मेरे पास आते थे, घर आते थे। ये मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं आपको, वो उस दौर की तमाम सारी चीजें हैं। तो मतलब क्या कह सकते हैं कि कैसे रहा है। तो चलिए उन सब बातों को मैं इसलिए बहुत ज्यादा नहीं जाता हूं क्योंकि वो बहुत सारी पर्सनल भी होती हैं, बहुत सारी दूसरी होती हैं। लेकिन उस समय जब मैंने लिखा और उसके बाद में
फिर धीरे धीरे उसी दिशा में मैंने क्यों लिखा था, क्योंकि मुझे तमाम चीजें प्रहलाद मोदी बता गए थे और बता गए थे आप देख लीजिएगा कुछ दिनों बाद कैसे होगा। जानते हैं मैं नरेंद्र मोदी से क्यों प्रभावित हुआ? वो सबसे पहले वाराणसी जब गए तो बाबा विश्वनाथ की जो उन्होंने जिस तरीके से रुद्राभिषेक किया और उसका लाइव प्रसारण हुआ जो कभी नहीं वहां से होता था। यह अखिलेश की सरकार थी, रोक सकते थे लेकिन अखिलेश ने नहीं रोका और लाइव प्रसारण हुआ। अब आप बताइए लाइव प्रसारण करने की अनुमति कैसे दे दी? उस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, एक राज्य के मुख्यमंत्री थे। सिंपल फोटो हो सकती थी, एक छोटी सी फुटेज मिल सकती थी, शेष नहीं हो सकता था, लेकिन किसी ने नहीं रोका। यह अपने आप में दिखता है। अब जब नहीं रोका और सारी चीजें, उसका नतीजा क्या होता है कि मेरे जैसा व्यक्ति जो बाबा विश्वनाथ का भक्त इतना, तो अब मुझे लगा कि अरे बाबा के, तो एक अपने आप आ गया कि नहीं अब तो मदद करनी है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। तो 2001 नाराजगी थी भ्रष्टाचार को लेकर, मेरी पर्सनल कुछ नहीं थी, मुझे पर्सनल कोई कमी नहीं रही आज तक। तो उसके बाद में उन्होंने जब ये किया तो स्वाभाविक सी बात है, मुझे लगा कि वाह इससे ज्यादा और क्या होगा, बाबा का भक्त है और सब है, बिल्कुल बाबा चाहते हैं इसका साथ दो। मैंने साथ दिया और मैं यूपी गया, बहुत सारे ऐसे लोगों को जो वोट को करने की क्षमता रखते हैं उनको वो किया। ऐसे में अब मैं बहुत सारे नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो मेरा उन्होंने आदर किया था, कभी हमने भी उनकी मदद की थी लखनऊ रहते हुए। तो ऐसे बहुत सारे लोग वहां पर उस स्थिति में आ गए। अब उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है कि नरेंद्र मोदी भारी उससे जीतते हैं। उनके खिलाफ लड़ने कौन जाता है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल वोट किसके काट रहा था? वही जो कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के। बात समझिए। तो इस तरह की जब स्थिति हो तो आप समझ सकते हैं कि खेल क्या था। बहरहाल इसीलिए मैं अरविंद केजरीवाल को कहता हूं वो उन्हीं का ही एजेंट है। राइट। अब उस पूरे के बाद में जो सामने आता है उसके बाद में कि हाँ चलिए सचमुच वो माहौल बना और वो जीते अपने वोट से 2014। 2019 में उनसे कुछ नाराजगी थी लेकिन पता नहीं, समझ नहीं आया मुझे, फिर भी वो जीते। मैं नहीं समझ पाया क्यों जीते। लेकिन 2024 में जब मैं वहां गया तो साहब ये लग रहा था कि नरेंद्र मोदी को कैसे उखाड़ फेंके। मुझे कहा एक, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत बड़े शख्स ने जिनसे मैंने इनके लिए सिफारिश की थी, उन्होंने कहा क्या अजय जी आपने मुझसे पाप कराया, ऐसे पापी आदमी को आपने कहा समर्थन करिए। अब आप सोचिए मेरे शब्द नहीं थे और वो एक बड़े धार्मिक व्यक्ति माने जाते हैं, विद्वान व्यक्ति माने जाते हैं। बहरहाल जो भी था, इस तरह से बहुत सारे लोग बनारस में मिले और लेकिन नरेंद्र मोदी जब मतगणना शुरू हुई तो मतगणना में नरेंद्र मोदी पहले राउंड में हारे, दूसरे राउंड में हारे, तीसरे राउंड में हारे, चौथे राउंड में हारे, पांचवें राउंड में हारे, छठे राउंड में हारे। जैसे छठे राउंड में हारे अचानक मतगणना रोक दी गई। करीब 12:30 1 बजे के आसपास का टाइम होगा, 1 बजे के आसपास। और वो रोकने के बाद मैंने कॉल किया जो अपने लोग हैं वहां, क्या भैया जाने ही नहीं दे रहे हैं, जो पत्रकार हैं मेरे, तो उनको मैंने कहा कि भैया हम लोग को भी नहीं जाने दे रहे हैं। अरे हमने कहा यार देखो जाके घुसो कहीं से, कुछ वो करो। तो वहां एक बड़े सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे, तो उनको मैंने फोन किया। उनका अजय भाई आज बात नहीं कर पाऊंगा आपसे। बहरहाल कोई बात नहीं, मैंने और कुछ लोगों को लगाया, बहरहाल कहीं से कोई सफलता नहीं मिली।
करीब 4 साढ़े 4 बजे तक जो है मतगणना रुकी रही, कोई अपडेट नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। बहरहाल उसके बाद में जब मतगणना शुरू हुई, 7वां राउंड आया, तब 7वां राउंड आया। कहा देखिए 8 बजे मतगणना शुरू हो करके 12:30 बजे तक 6 राउंड हो चुके थे और अजय राय जीत रहे थे, यानी कांग्रेस जीत रही थी। और जैसे उसके बाद रुक गया, रुकने के बाद में जब 4:15 शुरू हुआ 4:30, तो उस समय 7वें राउंड में अजय राय हारने लगे और होते होते 1,60,000 से के आसपास के वोट से नरेंद्र मोदी जीत गए। जी ठीक है, कोई बात नहीं। अब जीत जाते हैं, उस स्थिति में अब इसकी समीक्षा करने को आता है कि आखिर जीत कैसे गए। उस समय समझ में नहीं आ रहा था, ये तो लग रहा था कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ या तो मशीनें चेंज हुई हैं या कुछ हुआ है, क्योंकि ना तो किसी को अंदर जाने दे रहे हैं, ना दिखाने दे रहे हैं, ना वो करने दे रहे हैं। आप देख लीजिएगा उस समय की रिपोर्टिंग के टाइम को देख लीजिएगा। धीरे धीरे जब उस पर पता करना शुरू किया, बहुत सारे विद्वान लोग भी, अरे अजय भाई समझ में नहीं आ रहा है कैसे जीत गए कैसे जीत गए। जिन्होंने जमीन पे काम किया वो भी कह रहे हैं। बहरहाल जब टाइम मिला तो मैं भी गया, जाके सारी चीजों को समझा, कई लोगों से मिला, कुछ आरएसएस के भी लोग हैं उनसे भी मिला। तो वहां जाकर के मुझे पता चलता है कि खेल तो कुछ और है, और जो खेल है वो इतना बड़ा है कि उसे हल्की आंखों से आप नहीं समझ सकते। तो यह बात सबसे ज्यादा हमारे लिए थी कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और कहां हुआ। तो एक हमें जो है वो मिला, क्या कहा जाता है, एक स्कूल है, वो स्कूल आरएसएस संचालित है, और वहां पर मोहन भागवत स्टे करते हैं जब प्रवास करते हैं। और उन्हीं का जो लड़का है विशाल सिंह, वो विशाल सिंह जी, महिपाल सिंह का लड़का, हाँ महिपाल सिंह का, वो जो है कर्नाटक में भी, अभी जो राहुल जी ने बताया उसमें ही, वो कर्नाटक में भी वोट डालता है, वो वाराणसी में भी वोट डालता है, कर्नाटक में 2 जगह, वाराणसी में। तो इस तरह से आप ये समझिए, जब ये सब कुछ सामने आ जाता है तो आता है हुआ क्या। तब मुझे एक चीज तो पता थी कि वहां करीब 2 लाख लोग बाहर से आए हैं जो लगे हुए हैं काम में। अब वो क्या कर रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा, लेकिन चलिए भाई, हमने कहा चलो चुनाव प्रचार के लिए मोदी के लिए भेजे गए। गुजरात से लोग आए थे, संभाल रहे थे सारा मैनेजमेंट, पैसा लेना देना जो भी कुछ है। मेरे भी कुछ पत्रकार मित्र हैं जिनको ठीक ठाक पैसा मिला और सब है। बहरहाल नहीं, ईमानदारी बताएं, घर बनवा लिया भाई, सच और बताएं, घर नहीं था अपना। मैं तो कहता हूं नहीं, उसका भला हो गया बेचारे का। बीच में एक न्यूज फ्लैश दे देता हूं। इनके लोकतंत्र का क्या क्या दृश्य है वो। हमारे सांसदों को जो वोट चोरी करके ये जीतते हैं, वो जब खुलासा हो गया है, अब सांसद जो इलेक्शन कमीशन की ओर मार्च कर रहे थे उनको डिटेन करके बस में बिठाया जा रहा है। अरे वाह वाह, आप वही बता रहे हैं। हाँ, डिटेन किया जा रहा है सांसदों को, यानी लोकतंत्र को डिटेन किया जा रहा है। तानाशाही हमारे पर हावी हो रही है अजय जी। तो मैं यही कह रहा हूं कि फिर जो होता है, तो साहब मैंने फिर पता करना शुरू किया, कोई ऐसी सीट नहीं है वहां पर। 5 सीटें हैं उस जो है उसमें, हर सीट में 20 से 25,000 वोट बढ़े हैं। और उसके बाद में
मतलब आप ये देखिए 20 से 25,000 वोट बढ़ गए उन सीटों पे। वो कैसे बढ़े मेरी समझ में नहीं आ रहा था। और कुछ वोट कटे हैं, जो कटे हैं वो एक सर्टेन इलाके के लोग थे। अब मेरी समझ से परे था, लेकिन फिर भी हम कहें क्या है कैसे है पता करते करते, अब जब ये राहुल जी ने खुलासा किया इस सीट का, तब हमारे कुछ लोग एक्टिव हुए, कुछ मिलान करना शुरू किया है। उससे बहुत कुछ अभी तक रॉ मटेरियल है, इसीलिए उसका जिक्र नहीं बहुत ज्यादा करूंगा। वो सामने आ रहा है धीरे धीरे, और मुझे लगता है आपको कुछ दिन में यह आंकड़ा भी सामने आ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे राहुल जी ने वहां का दिया था। क्योंकि वहां तो एक सीट पे खेल किया, बाकी पे उतना नहीं कर पाए, लेकिन यहां हर सीट पे किया है। तो इसलिए राज्य में सरकार भी उनकी थी। जी, वही वही मैं कह रहा हूं कि सरकार इनकी थी। मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, मेरे रिलेटिव ही थे जो उस समय राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी थे। इसलिए मैं बहुत सारी चीजें हैं, चलिए मैं उन पे अब ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वहां जो जो आ रहा है सामने, अब चूंकि इन्होंने डेटा को जिस तरीके से डिजिटल फॉर्म में देने से और सबसे वो कर दिया है, अपनी वेबसाइट में भी रिप्लेस कर रहे हैं, दूसरे तरह से डाल रहे हैं, स्कैन डाल रहे हैं। तो ये सब जो खेल है ये जानबूझ के इसलिए किया जा रहा है जिससे आप चीजें सर्च ना कर सको। लेकिन फिर भी जो 2024 की मतदाता सूची हार्ड कॉपी में मौजूद है, उसमें मेहनत की जा रही है। असल में बहुत टाइम बहुत पैसा लगता है एक एक चीज का मिलान करना, क्योंकि ये आसान नहीं। आप राहुल को 6 महीने लगे, मैं वो भी एक विधानसभा में, एक जब विधानसभा। उन्होंने वहां पर, उनके पास सरकार है, बड़ी टीम है, मजबूत टीम है, आईटी प्रोफेशनल्स से लेके और तमाम तरह की टीम। यहां और तो आज हरियाणा का भी सवाल आया है, हरियाणा की सीटों का भी सवाल आया है, 9 सीट का वो शिकायत आई है। सर मैं आपको बताऊं, हरियाणा का तो मैं बार बार बता चुका हूं, मैं खुद उसमें देख के आया था कई सीटें जिस तरह। अरे आप इससे ही समझ लीजिए, आप अपना मोबाइल चार्ज कीजिए और स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिए, वो 99% बताएगा। सोचिए जो मशीन शुरू की गई वोटिंग के लिए, वो उससे पहले वैसे वोट हुए जो क्या कहते हैं ट्रायल वोट होते हैं, मॉक वोटिंग। मॉक वोटिंग के बाद में फिर पूरी वोटिंग हुई रात तक, फिर रात को मशीनें सील कर दी गई। 3 दिन बाद वो चौथे दिन खुली, तो चौथे दिन जब खुली तब भी 99% चार्ज थी। तो अब आप समझ लीजिए ऐसा कैसे हो सकता है। मगर ये कैसे हो सकता है कि 99% वो चार्ज, यानी अंदर कोई घुसा होगा। और दूसरी बात, कांग्रेस के जो नुमाइंदे होंगे, वहां एजेंट होंगे, उन्होंने वो शायद नंबर कुली समेत दिया बदल है, होंगे। नहीं उन्हीं एजेंटों ने ही पूरा नंबर सहित, मशीन के नंबर सहित डिटेल दिया है। और ये चुनाव आयोग को कंप्लेंट दी गई है नहीं आज। नहीं, वो तो बाद में मैं काउंटिंग के एक चीज, वक्त। हरी भाई एक चीज बता रहा हूं, ऑन ओथ दी गई है यह कंप्लेंट कि मशीन ही में गड़बड़ किया गया है। नहीं तो कैसे हो सकता है, या तो मशीन बीच में खोली गई, उसमें रिप्लेस किया गया, या उसी नंबर से दूसरी क्लोन मशीन बना के रखी गई। क्योंकि आजकल इन्हीं के हाथ में है। जो मशीनें गायब हैं, जो मशीनें गायब हैं उनका क्या इस्तेमाल है, और कोई इस्तेमाल तो है नहीं। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। नहीं, मगर मुझे सवाल ये होता है कि वो कमरा तो सील है, कमरे में कोई जा नहीं सकता है, तो ये चार्ज कैसे किया गया विदाउट समबडी गोइंग देयर? अंदर कोई गया नहीं तो सर चार्ज कैसे चार्ज, कर सकते? सुनिए सुनिए,
अंदर चला भी जाए तो चार्ज कैसे कर सकता है, वो तो सील कर दी जाती है ना, हाँ, तो सील तो चार्ज भी नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि मशीन ही या तो बदली गई। रिप्लेस, हाँ बदली गई है। तो फिर कांग्रेस के एजेंट का सिग्नेचर कहां से लाएंगे वो? सर सिग्नेचर की बात ही नहीं है, आपने जिस सील वाले कागज उस पे किया है, हमने उसको बहुत आसान तरीका है, ये मैंने अपने पिताजी से जाना एज ए पुलिस ऑफिसर। वो लोग सच बता रहे हैं ईमानदारी से, वो लोग कई बार कई चीजें सील करते थे जी, और फिर उसी सील को के दूसरी जगह पर लगाए। हाँ, तो कई बार कई चीजें होती थी, तो ये मैं अब वो नहीं कहूंगा, इस पे बहुत ज्यादा वो नहीं, बस आप ये जान लीजिए संभव है, वो बड़ी चीज नहीं है। तो आज तो इतनी टेक्नोलॉजी है कि मशीन को जो उसमें वो करिए, वो धीरे से उसको सील को उठा देती है, आप धीरे से उसको, अच्छा फिर उसमें आप कितना वो करेंगे जाके, अरे भाई वो कहेगा लाने ले जाने में थोड़ा सा तो कपड़ा फट ही जाता है, थोड़ा सा तो ये हो ही जाता है। तो ये सब बहाने तो चलते रहते हैं, और जब वहां खोली जाती है तो ये तो है नहीं, आपको बस एक दूर से दिखाई जाती है। अब पहले जैसे होता था काउंटिंग एजेंट साथ में होता था, अब ये तो होता नहीं है, वो एक लेयर बना देते हैं, आप उसके इधर बैठेंगे, दूर से देखेंगे, तो छोटी बराबर। छोटी चीज तो आप देख ही नहीं पाएंगे साहब। तो ये खेल है। कमिंग बैक टू वाराणसी, क्या जी, ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी हार गए थे? आज की डेट में जो हालात लग रहे हैं, जो चीजें फैक्ट सामने आ रहे हैं, उसमें तो कह सकता हूं कि यह चुनाव जीता नहीं गया, यह चुनाव जिताया गया है। जिताया गया। और यह चुनाव जिताने, हर नियम कानून को ताक पे रखा गया, हर नैतिकता को ताक पर रखा गया, और उसके बाद में बहुत निम्नतम स्तर पर जाकर के नरेंद्र मोदी को, इसीलिए आप देखिए नरेंद्र मोदी ने जब से ये तीसरे टर्म में जीते हैं, जय श्री राम उनके मुंह से आपने नाम सुना हो, जय श्री राम, तो मुझे बता दीजिए। नहीं, जय श्री नहीं, राम कहना बंद कर दिया उन्होंने। अयोध्या डिवीजन में हार गए। हाँ, तो यह समझ लीजिए कि यह है और इनका आपने सच। कहा था कि राम के मार्ग पर हार गए, पूरी की पूरी पूरे सीटें। पूरा राम गमन पथ कहलाता है, वो राम गमन पथ। जी, श्रावस्ती हारे, जो गौतम बुद्ध की भी भूमि है और राम की भी है। जी। बस्ती हारे, फैजाबाद हारे, जो सीट का नाम है वो फैजाबाद है, अयोध्या। हाँ, अयोध्या। हाँ, हाँ, और उसके बाद में वहां से आगे बढ़िए, आप बाराबंकी हारे, उसी से सटा हुआ है। उसके बाद में जब आप लखनऊ से जाएंगे अयोध्या, तो बाराबंकी होके ही जाते हैं। उसके बाद में दूसरा रास्ता जो है वो अमेठी होते हुए जाता है, अमेठी हारे, रायबरेली हारे, ठीक है। रायबरेली के बाद आ जाता है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ हारे, प्रतापगढ़ के बाद में आ जाता है इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज आजकल कहते हैं, वो हारे। उसके बाद आप आगे बढ़िए तो आ जाता है चित्रकूट, यानी बांदा, वो हारे। अब इसके बाद आगे बढ़िएगा तो आप आगे बढ़ के आएंगे तो उसमें राजस्थान में जब घुसिएगा तो मेहंदीपुर बालाजी हनुमान जी का स्थान है, वो हारे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए, देखिए नासिक हारे, ना जहां माता सीता चोरी हुई। उसके बाद में नासिक के बाद में आगे जहां कोप्पल हारे, जहां हनुमान जी पैदा हुए। और फिर उसके कर्नाटक में। बाद में रामेश्वरम, जो आखिरी जगह है भारत की भूमि, वहां हारे। तो ये पूरी लाइन आप देख लीजिए, भगवान राम ने अपनी हर धरती पे जहां जहां उन्होंने तमाम कलाएं की, वो सब जगह वो हार गए, एक जगह नहीं जीते। तो यह है, इसलिए यह जानिए कि वाराणसी का चुनाव, वो जो 2 लाख लोग बताए जा रहे थे कि आए हैं, उनका क्या भूमिका रही, क्योंकि वो तो गए नहीं थे तब तक।
और मतदान के दिन नियम है जो जहां का मतदाता न हो वहां रह नहीं सकता है। नहीं रह सकते। तो फिर वो 2 लाख लोग वहां कैसे रह रहे थे और क्या कर रहे थे, सही बात। और उन्होंने क्या किया, बड़ा सवाल। अजय जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत स्पष्ट रूप से, तर्क संगत रूप से, तथ्यों के आधार पर यह बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते नहीं, वाराणसी जिताया गया है। वोट चोरी का ये मामला बड़ा मामला है। तथ्यों को अभी मेरे ख्याल से उजागर करना होगा ज्यादा से ज्यादा, और उन्हीं तथ्यों के आधार पर मेरे ख्याल से और सीटों पर भी कैसे वो जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी कैसे जीती है या एनडीए कैसे जीता है, ये हमें मालूम पड़ेगा। और दूसरा, जिस प्रकार से अभी देखिए, कमीशन थोड़ा ढीला हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने एमपीज को बुलाया है, शायद सर प्रतिनिधिमंडल एक को चीज बुलाया बताऊं, होगा। एक चीज आप बताऊं। आप देखिए, नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी दलों सब के वोट मिला के 39 दशमलव समथिंग वोट आए थे। राइट। यानी 60% वोट उनकी खिलाफ पार्टियों को पड़े। आज इस देश की 60% जनता के जो नुमाइंदे हैं वो सड़क पर हैं और बात कर रहे हैं न्याय की, उस न्याय की कि चोरी नहीं होनी चाहिए, चोर को और चोरी के जो भी है तथ्यों को जांचने के लिए हमें वो फैक्ट अवेलेबल कराइए। अब ये स्थिति है चुनाव आयोग की कि चुनाव आयोग को इस देश की 60% जनता कह रही है कि तुम वोट चोर हो और तुमने वोट चोरी करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है। यदि इस देश की 60% जनता यह कह रही है तो यह मान लीजिए कि यह सरकार चोरी की सरकार है और यह साबित होता है जी। और इसमें तनिक भी नैतिकता बची हो तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल। आप हमारे साथ जुड़े और ये तथ्यों को आपने उजागर किया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और फिर से मिलेंगे नए विषय के साथ, और ये एपिसोड ज्यादा से ज्यादा देखा जाएगा ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस प्रकार से जीते हैं वाराणसी से, ये समझने के लिए लोगों के लिए अजय शुक्ला जी ने जो तथ्य पेश किए हैं वो तथ्यों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को भी ये तथ्यों को समझना चाहिए, जांच करनी चाहिए, और मेरे ख्याल से इस पर गौर करना चाहिए। नमस्कार।